नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्यकाल में संगीत की क्या स्थिति थी उसके बारे में। देखिए, मध्यकाल की जो अवधि है उसे 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल को मुख्यतः दो उपभागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की जो अवधि है वो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मानी गई है। इस समय में शारंगदेव, रायकृत संगीत रत्नाकर, जयदेवकृत गीत गोविंद और भी अन्य ऐसे ग्रंथ हैं जो इस समय रचे गए। उनसे ये ज्ञात होता है कि जिस प्रकार आज के समय में राग गायन प्रचलित है, उस समय में प्रबंध गायन प्रचलित था। जो गायन उस समय प्रचलित था उसे प्रबंध गायन कहा जाता था। और 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत में संगीत की विशेष उन्नति हुई है। इस काल के बारे में अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि पूर्व मध्यकाल में कौन कौन से ग्रंथ रचे गए, कौन कौन से रचनाकार हुए हैं और संगीत की कैसी कैसी स्थिति इस समय में रही है। तो देखिए, संगीत मकरंद जो ग्रंथ है इसके रचयिता नारद कहा गए हैं। नारद की जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से है नारदीय शिक्षा, संगीत मकरंद, नारदीय संहिता आदि। ऐसे अनेक ग्रंथ मध्यकाल में प्राप्त होते हैं जिनसे उस समय के संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संगीत मकरंद जो ग्रंथ है उसमें नारद ने रागों का प्रमुख और स्त्री और पुरुषवाचक रूप में उसका वर्गीकरण किया हुआ है। इसके अलावा राग रागिनी पद्धति पर इस ग्रंथ में वर्गीकरण बताया गया है। इसके अलावा कंपन के आधार पर, समय के आधार पर, रसों के आधार पर इस ग्रंथ में रागों के वर्गीकरण की चर्चा भी की गई है। इसके अलावा जो ग्रंथ है इस समय में लिखा हुआ वो है गीत गोविंद। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में रचित हुआ। जयदेव इसके रचयिता हैं। जयदेव की कृति जो है गीत गोविंद वो गायन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। चूँकि जयदेव स्वयं भी एक गायक थे और इस पुस्तक में स्वरलिपि रहित, स्वरलिपि तो नहीं है लेकिन स्वरलिपि रहित संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों का संग्रह है और केवल शब्दों से उस समय के क्रियात्मक संगीत का ज्ञान इस ग्रंथ से नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें स्वरलिपि नहीं दी गई है। किंतु गीत गोविंद प्रसिद्ध कृति है जयदेव की और इस पर कई नृत्य नाटिकाएँ और नाटक बहुत सारे रचे गए हैं। संगीत रत्नाकर ये जो ग्रंथ है वो 13वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके रचयिता पंडित शारंगदेव हैं। इस ग्रंथ को उत्तरी के साथ साथ दक्षिणी संगीत का भी आधार ग्रंथ माना जाता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस ग्रंथकार ने अपनी पुस्तक में उत्तरी और दक्षिणी संगीत को एक दूसरे में समन्वित करने की चेष्टा की है। देखिए, उस समय का जो संगीत था वो किस तरह का था, इसके बारे में चर्चा करना जो भी विषय है वो हमें जो ग्रंथों से प्राप्त होता है उसी जानकारी के आधार पर किया जाता है। तो जो शारंगदेव का रचित रत्नाकर ग्रंथ है उसमें 7 अध्याय बताए गए हैं और उन 7 अध्यायों में स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, ताल अध्याय, वाद्याध्याय और नर्तनाध्याय, ये 7 अध्याय उस ग्रंथ में हैं जिससे संगीत की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की। इस काल का जो प्रारंभ है वो 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना गया है। इस काल में पारसी व उत्तर भारतीय संगीत का मिश्रित रूप भली भांति विकसित हुआ और इस जो कालखंड है, ये जो कालखंड है इसे विकास काल भी कहा जाता है। इस समय में अधिकांश मुसलमान जो राजा थे, मुगल थे,
उनका संगीत विशेष प्रिय था। अपने दरबार में वो संगीतज्ञों की नियुक्ति किया करते थे, उन्हें प्रोत्साहित किया करते थे। इस काल में जो राजा और संगीतज्ञ और ग्रंथ जो हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तर मध्य काल में अलाउद्दीन जो हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो उनके समय के एक प्रसिद्ध संगीतकार हुए हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के संगीतकार हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वाद्यों में तबला, सितार और रागों में साज़गिरी, सरपर्दा आदि गीत प्रकारों में और कव्वाली, तराना, तालों में झूमरा, सूरताल आदि का आविष्कार किया है। देखिए, ये जानकारी उस समय के जो ग्रंथ हैं उसी के आधार पर प्राप्त होती है। कितनी ऑथेंटिक होती है और कितनी नहीं, ये तो क्योंकि जितने ग्रंथ होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी अमीर खुसरो उस समय बहुत बड़े संगीतकार थे और वो भारतीय संगीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। इस बात का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। दक्षिण के जो संगीतज्ञ गोपाल नायक थे और अमीर खुसरो थे, ऐसा सुनने में आता है कि उनमें आपस में गायन प्रतियोगिताएं भी हुआ करती थी और गोपाल नायक और अमीर खुसरो के बीच गायन प्रतियोगिता हुई थी। इसके अलावा राग तरंगिणी जो 14वीं शताब्दी में लिखा गया, जिसके रचयिता पंडित लोचन कहे जाते हैं, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम शुद्ध थाट जो है उसे काफ़ी थाट बताया गया। इस ग्रंथ के हिसाब से जो काफ़ी थाट है वही उस समय शुद्ध थाट कहा जाता था। इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें संपूर्ण रागों को मेलों में विभक्त किया गया है। आधुनिक थाट राग के वर्गीकरण जो चलन है अभी इस समय, उसका जो कहा जाए कि एक प्राचीन स्वरूप हमें इसमें देखने मिलता है कि उस समय भी मेलों में, थाटों में रागों का वर्गीकरण किया हुआ था, ऐसा वर्णन मिलता है। सुल्तान हुसैन शर्की ये जौनपुर के राजा थे और कहा जाता है कि ख्याल के आविष्कारक थे। बड़ा ख्याल का आविष्कार इन्होंने ही किया। इसके अलावा मानसिंह तोमर जो कि ग्वालियर के राजा थे, मानसिंह के दरबार में बख्शू नामक एक प्रसिद्ध गायक भी थे। इसके अलावा और भी कई संगीतज्ञ थे। कहा जाता है कि मानसिंह से ही ग्वालियर घराने का प्रारंभ हुआ। राजा मानसिंह ने अनेक संगीत सम्मेलन करवाए और संगीत शास्त्र पर वो सम्मेलन करवाकर संगीतज्ञों को एकत्रित करके विचार विमर्श किया करते थे। और ये जो संगीत शास्त्र पर विचार और चर्चा की जाती थी उसका संग्रह मानसिंह कौतूहल नामक ग्रंथ में, मान कौतूहल भी कह सकते हैं उसे, मानसिंह कौतूहल जो नामक ग्रंथ है उसमें किया गया है। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में तो संगीत की बहुत उन्नति हुई। सभी को पता है कि अकबर के दरबार में तानसेन जैसे बड़े कवि, बड़े संगीतकार थे, कलाकार थे। इस युग को संगीत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अकबर के दरबार में प्रमुख गायकों में तानसेन तो थे ही, उसके अलावा कवियों में उस कालखंड में जो कवि हुए उसमें तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि। तो उस समय संगीत की जो प्रगति थी वो बहुत ज़्यादा हुई। भक्ति काल के हिसाब से भी देखा जाए तो और शास्त्रीय संगीत और रागदारी संगीत के हिसाब से भी देखा जाए तो ये कालखंड अत्यंत उपयुक्त हुआ संगीत के लिए। इसके बाद जहांगीर का राज्य आता है। जहांगीर के दरबार में कई संगीतज्ञ थे, जैसे बिलास खां हुए, छल्लर खां हुए, मक्खू खां हुए। इसके अलावा दक्षिण में पंडित सोमनाथ करके एक विद्वान थे जिन्होंने राग विवाद नामक पुस्तक लिखी थी। और दामोदर मिश्र करके एक विद्वान हुए जिन्होंने संगीत दर्पण नामक ग्रंथ लिखा। पंडित दामोदर के नाम से भी इनका उल्लेख होता है और दामोदर मिश्र इनका पूरा नाम था। इसके बाद शाहजहाँ का शासनकाल है। इनके जो प्रमुख संगीतज्ञ थे उनमें देरंग खां और जगन्नाथ मिश्र का नाम प्रमुख है, जिन्हें गुण समुद्र की उपाधि दी गई है उस समय में संगीत के कार्यक्षेत्र के लिए।
इसके अलावा विलास खां, लाल खां आदि भी इसमें दरबारी कवि थे। संगीत पारिजात जो ग्रंथ है वो 7वीं शताब्दी के 1650 ईस्वी में अहुबल द्वारा लिखा गया। दीनानाथ एक कवि हैं, जो लेखक हैं, जिन्होंने फारसी में इसका अनुवाद किया। अहुबल ने विकृत स्वरों के नाम भी दिए हैं और राग अध्याय में कई स्वर के लिए कई नामों का प्रयोग भी किया है। इस काल में प्रथम बार वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना की गई। देखिए, वीणा के तारों पर 12 स्वरों की स्थापना का जो कॉन्सेप्ट आता है वो अहुबल की संगीत पारिजात से ही प्राप्त होता है प्रथम बार। और संगीत पारिजात में शुद्ध सप्तक उत्तरी भारत के काफी थाट को और दक्षिणी भारत के खरहर प्रिया के सदृश्य लगता है। और लगभग इसी समय में हृदय नारायण देव भी एक संगीतज्ञ और शास्त्रकार हुए, जिन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक ग्रंथ लिखे। इसके बाद औरंगजेब का समय काल आता है। औरंगजेब संगीत का कट्टर विरोधी था। वो संगीत को जड़ से नष्ट करना चाहता था। उसने कई संगीतज्ञों के वाद्य जलवा दिए और संगीतज्ञों को दरबार से बर्खास्त कर दिया, उनका जीना हराम कर दिया। उसने बहुत ही ज़्यादा कलाकारों को और संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाई। लेकिन औरंगज़ेब के शासनकाल में जो संगीत ग्रंथ जो है वो सर्वाधिक लिखे गए। उसका शायद एक कारण ये भी रहा हो कि क्रियात्मक संगीत प्रस्तुत करने का और वो सारा माहौल उस समय नहीं था। जो संगीतज्ञ थे वो विचार विमर्श और इस अपने कहिए आत्मचिंतन से ग्रंथों का जो लेखन किया कर रहे थे, तो इसलिए उस समय में कई ग्रंथों की रचनाएं सामने आती हैं। चतुर्दंडी प्रकाशिका, ये जो ग्रंथ है ये पंडित वेंकटमुखी द्वारा लिखा गया है, जो कि दक्षिण के पंडित हैं। और इन्होंने ही 72 थाटों की रचना गणित आधार पर की। वेंकटमुखी द्वारा ही 72 थाटों की रचना गणितीय आधार पर की गई और उसका पूरा विस्तृत विवरण इन्होंने दिया। एक थाट से कुल 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी कहा कि एक सप्तक में 12 स्वर माने गए हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है 12 स्वर है और 72 थाट है और थाट पद्धति आज के समय में प्रचलित है, तो ये सब चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही थी, जिनका परिष्कृत रूप आज हमें देखने समझने मिलता है। भावभट्ट नाम के एक विद्वान हुए, जिन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास और अनुपांकुश। इन्होंने भी जो रागें हैं उस समय की, उन समस्त रागों को 72 थाटों में विभक्त किया। इसके बाद बारी आती मोहम्मद शाह रंगीले की। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में सदारंग और अदरंग नामक 2 प्रमुख गायक थे। सदारंग की बंदिशें हमें आज भी सुनने मिलती हैं, सीखने मिलती हैं, तब से आज तक चली आ रही हैं। और इस काल में ख्याल गायन प्रचुर मात्रा में प्रचलित हुआ। देखिए, प्राचीन समय में तो ध्रुपद, प्रबंध, यही इस तरह के गायन प्रचलित थे। परिष्कृत होते होते मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार समय के में आते आते ख्याल गायन प्रचलित होने लगा था। जबकि स्वयं सदारंग जो थे, सदारंग अदारंग, वो खुद ध्रुपदीय थे, ध्रुपद गाने वाले थे, लेकिन उन्होंने उस समय ख्यालों की रचना शुरू कर दी थी। और लगभग इसी समय के आसपास शोरी मियाँ करके एक संगीतकार हुए, कहिए एक राजा थे। उन्होंने टप्पे की खोज की। टप्पा गायकी जो पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वैसे तो सभी जगह गाई बजाई जाती है, लेकिन मुख्यतः पंजाब की देन है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों का राज धीरे धीरे खत्म होने लगा और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। कुछ रियासतों में संगीत साधना चलती रही। इसी बीच श्रीनिवास कृत राग तत्व विबोध पुस्तक भी आई। इस काल में गज़ल, तराना आदि जो
विधाएं हैं इनका प्रचार प्रसार अधिक हो गया, चूँकि मुग़लों का प्रभाव संस्कृति पर बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए तराना, गज़ल, इस ख़याल, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो ये हुई मध्यकालीन संगीत के विषय में चर्चा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।